मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 28 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, शिक्षक भर्ती सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली जो पहली एशियाई महिला हैं, ये बन गई हैं क्लो झाओ। देखिए, एक फिल्म है नोमैड लैंड, ठीक है। तो नोमैड लैंड का इन्होंने निर्देशन किया था। और ये जो है, जो आपकी क्लो झाओ हैं, ये चीनी मूल की एक फिल्म निर्माता है, ठीक है। देखिए, जो आपकी चीनी मूल की फिल्म निर्माता है क्लो झाओ, तो इनको जो है अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड, देखिए अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो ऑस्कर अवार्ड है, ये जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। और इन्होंने अपनी फिल्म नोमैड लैंड के लिए जो है ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। देखिए, जो फिल्म नोमैड लैंड है, ये काफ़ी चर्चा में रही इस बार के अकादमी पुरस्कारों में, यानी कि ऑस्कर अवार्ड में। क्यों? क्योंकि देखिए, नोमैड लैंड ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 पुरस्कार जो है टोटल हासिल किए हैं। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, जहाँ यहाँ पे जितने भी लाइनें मैं आपको दूंगा, ये एक फैक्ट के रूप में रहेंगे और ऐसे ही प्रश्न के रूप में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही अब तक जो है 10 सालों का इतिहास रहा है कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, फिल्म जो आपकी है नोमैड लैंड, ये फिल्म जो है एक महिला के बारे में है जो अपने पति के मरने के बाद शहर छोड़ देती है और एकमात्र उसका जो उद्योग रहता है वो भी बंद हो जाता है। तो उसके बाद वो बेघर भी हो जाती है और फिर एक वैन में रहती है और अमेरिका में घूमती है। तो ये कहानी है नोमैड लैंड की। और ये कहानी एग्जाम में जो हायर एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, तो उसमें पूछ ली जाएगी। देखिए, जो आपकी क्लो झाओ हैं, इनके बारे में जान लीजिए। इनके बारे में कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, क्लो झाओ जो है ये ऐसी दूसरी महिला हैं जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। फैक्ट को सुनिएगा, ये ऐसी दूसरी महिला हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो ऑस्कर अवार्ड है इसको जीता है। और आपको बता दूं, कैथरीन बिगेलो एक महिला थी, ठीक है। कैथरीन बिगेलो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। और जो आपकी झाओ जी हैं, ठीक है, तो क्लो झाओ जो है ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत और एशियाई महिला है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना है आपको। और एक और फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक महिला थी भारत की, भानु अथैया, ठीक है। तो भानु अथैया ने 1982 में ऑस्कर जीता था। और ये जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। और इन्होंने फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो पुरस्कार था, ऑस्कर अवार्ड, इसको जीता था। आज हम जो है इस सीरीज में ऑस्कर के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी ऑस्कर से है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो ऑस्कर अवार्ड है इसको किसने जीता। तो देखिए, बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को, ठीक है। काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं एंथोनी हॉपकिंस। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है छोटी सी, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके हैं एंथोनी हॉपकिंस। और देखिए, ये आज़ादी के पहले पैदा हुए थे, मतलब हमारा देश उस समय गुलाम था। देखिए, 1937 में ये यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे, कौन? एंथोनी हॉपकिंस। और इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका फिल्म है द फादर, ठीक है, तो द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। और देखिए, जो आपके हॉपकिंस जी, इन्होंने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। और ये जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। यानी कि एक बार फिर से इन्होंने इस साल ऑस्कर अवार्ड जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया है। यानी कि बुढ़ापे में जो इन्होंने जो कमाल कर दिया, जवान एक्टर नहीं कर पाए। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप नंबर 1 पे रहेंगे। अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर मन लगा के करेंगे तो आप भी नंबर 1 रैंक हासिल करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 बनने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
देखिए अगर आप 2 ही घंटा दिन भर में पढ़ते हैं तो मन से पढ़िए, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक ऑन है और ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, बाकी फेसबुक भी चल रहा है, फेसबुक पे जो है वीडियोज़ प्ले हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए। 2 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़िए, मोबाइल वोबाइल जितना है सब उसको साइलेंट करके कहीं किनारे कोने में फेंक दीजिए। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर जो है कंसंट्रेट कीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस को जो हम देख रहे हैं तो बाकी कॉल वगैरह तो 2 घंटे कसम खा लीजिए कि मुझे रिसीव ही नहीं करना है। तो जितना भी पढ़िए 1 घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। दिखावा नहीं करना है कि हम 10 घंटे बैठ के टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बीच बीच में कंप्यूटर ऑन करके फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये सारा काम नहीं करना है। हमारा कहने का मतलब है कि जो भी काम करना चाहिए आपको तन मन धन और लगन से करना चाहिए, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में इंटर करें तो आप नंबर 1 रहें। तीसरा प्रश्न है कि इस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता। तो देखिए जो 93वां एकेडमी अवार्ड था, इसमें बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है। मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था। देखिए एक फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मैकडोरमैंड। इन्होंने जो है फिल्म नोमैडलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता है। और एंथोनी हॉपकिंस के बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि इन्होंने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए जो है मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है इस साल। और एक और नाम है डैनियल कलुआया, ठीक है। तो डैनियल कलुआया ने जूड्स और डार्क मसीहा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और देखिए जो आपके डैनियल कलुआया हैं, ठीक है, ये एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, यानी कि ब्रिटेन के अभिनेता हैं। 32 साल केवल उम्र है, 32 साल में इन्होंने ऑस्कर जीत लिया। और सबसे खास बात जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है, देखिए इस साल दो भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान जिनका निधन हो गया है और भानु अथैया भी इनका निधन हो गया है, तो इन दोनों को जो है इस ऑस्कर अवार्ड समारोह में जो है इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। इसको जरूर याद रखिएगा, इन दोनों का नाम इरफान खान और भानु अथैया, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ऑस्कर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा ऑस्कर अवार्ड की, उसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ऑस्कर मतलब अवार्ड था, यानी कि जो अकादमी पुरस्कार समारोह था, तो ये जो है 93वां क्रम से जो है अकादमी पुरस्कार समारोह था। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार एक ही है, ठीक है। तो जो आपका 93वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह था, ये लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया था हाल ही में। कब? 25 अप्रैल 2021 को। और ये जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक है, ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड कौन प्रदान करता है, तो ये जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा हर साल दिया जाता है। और देखिए 2021 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में जो है 2020 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में थीं और 2021 की शुरुआत की जो फिल्में थीं, इनको जो है सम्मानित किया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, ये मान के लिए कि कम से कम मैं आपको आज जो है कम से कम नियर अबाउट आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो 11 हैं, लेकिन कम से कम 100 प्रश्न आपके तैयार होंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास है पूरी लिस्ट ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है, ये नोमैडलैंड के लिए जो है क्लो झाओ को दिया गया। और यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा पेज है, इसको भी नोट करिए। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाता हूँ, क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब होता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल की आग लग गई। तो देखिए 25 अप्रैल 2021 को मिजोरम में जो है वहाँ के जंगलों में बहुत ही भयानक आग लगी थी। और आज जंगल की आग के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, जो आंकड़े एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और मज़ेदार भी हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिजोरम राज्य की। मिजोरम राज्य में एक प्लेस है लुंगलेई, ठीक है। तो लुंगलेई है और मिजोरम की जो राजधानी आइजॉल है, वहाँ जंगल की आग जो है वर्तमान में उग्र है, बहुत तेज़ी से आग लगी हुई है। और फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2014 जो है, ठीक है, इसमें बताया गया कि भारत में सबसे अधिक अग्नि प्रवण वाला क्षेत्र कौन सा है। मिजोरम का लुंगलेई और आइजोल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगती है।
तो यहाँ पे अभी वर्तमान में तो आग लगी ही है, लेकिन ये यहाँ पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा आग लगती है। हमारे पास एक आंकड़ा है 2003 से 2016 के बीच का। देखिए 2003 से 2016 के बीच में अब तक जो आपका मिजोरम का लुंगलेई प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पर कुल 13,453 बार जो है आग लग चुकी है। यानी कि 2003 से 2016 यानी कि 13 सालों में 13,453 बार आग लग चुकी है। बहुत बड़ी घटना हो गई है, ठीक है। यानी कि नियर अबाउट अप्रॉक्स 1,000 बार आग लगती है यहाँ पर एक साल में, अगर आंकड़ा देखा जाए डिवाइड करके। देखिए भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर है MI-17B5, तो इसको जो है यहाँ पे आग को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया, जो कि बॉम्बी बाल्टी से लैस है, ठीक है। बॉम्बी बाल्टी क्या होता है मुझे नहीं पता है, बस इतना जानिए कि हेलीकॉप्टर का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका नाम क्या है, MI-17B5 हेलीकॉप्टर। तो इसको जो है मिजोरम के लुंगलेई में वहाँ पर जो आग लगी है उसको नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया है। और अब हम जानेंगे मिजोरम में जंगल की आग का इतिहास क्या है। देखिए जो मिजोरम राज्य है यहाँ का जो अग्नि मौसम है ये फरवरी और मई के बीच में है, यानी कि फरवरी और मई के बीच में सबसे अधिक यहाँ पर आग लगती है। और आग लगने की जो अधिकतम घटनाएं हैं ये अप्रैल और मई के महीने में बताई गई हैं। यानी कि जो फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, तो इसमें कम लगती हैं आग, और अप्रैल मई में जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगती हैं। तो अप्रैल और मई के महीनों में सबसे ज़्यादा आग लगती है मिजोरम के जंगलों में। स्लैश एवं बर्न या फिर शिफ्टिंग की खेती, देखिए जिसको झूम खेती भी कहते हैं, और कृषि अवशेष का जलना, गैर इमारती लकड़ी के संग्रह के कारण राज्य में जंगल की आग की जो संख्या है ये इसमें वृद्धि हुई है। यानी कि यहाँ पे प्रमुख कारण क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो झूम की खेती है। झूम की खेती में क्या होता है कि ये मान लीजिए पार्टिकुलर जंगल का एरिया है, यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया, पेड़ों को काट कर फिर वहाँ पे पेड़ों को जला दिया गया, फिर उसकी राख वगैरह वहाँ पे पड़ी रहती है। तो उसी में फिर ये क्या करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं ये खेती करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये दिमाग तो बहुत लगाते हैं, फ्री में हमको जो है ज़मीन मिल गई, तो ये क्या करते हैं कि मतलब आग तो लगाते हैं झूम की खेती के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है ये आग पूरे जंगल में पकड़ लेती है। देखिए झूम की खेती यानी कि शिफ्ट कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है, ये होता है क्या कि मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं ये क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, आग लगाएंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, अगले बार जो है फिर उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि वहाँ की उर्वरक समाप्त रहती है, फिर वो अगले जगह जाएंगे, पेड़ काटेंगे, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये एक आउटलाइन था शिफ्ट कल्टीवेशन यानी कि झूम की खेती के बारे में। तो ये क्या करते हैं, कृषि अवशेषों को जलाते हैं। देखिए जैसे कि हरियाणा और पंजाब में होता है, और पूरे मतलब इंडिया में लगभग होता है। लोग क्या करते हैं कि धान गेहूँ जब कटता है तो उसके बाद जो डंठल रहती है उसको खेतों में आग लगा देते हैं। तो इस ऐसे जो है आग पूरी फैल जाती है जंगलों में मिजोरम में। 2021 में अब तक VIIRS यानी कि विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट ने जो है बताया है कि कुल 1,604 आग की जो घटनाएं हैं ये हुई हैं कहाँ पे, मिजोरम में। तो बहुत ज़्यादा आग लगती है मिजोरम के जंगलों में। देखिए पहाड़ों पर मैक्सिमम ये आपके चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, ठीक है, पाइन वगैरह के। जो लोग उत्तराखंड में उनको पता होगा, वहाँ पे बहुत खूबसूरत पाइन वगैरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं। पांचवा प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के साथ के लिए जो है तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया। तो देखिए 25 अप्रैल 2021 से जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसने कहा कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो यूज़ है, ठीक है, ये अन्य कामों के लिए अब नहीं होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। और जो भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, तो इनके द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण ये नवीनतम आदेश जारी किया गया है, क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी की जो मौजूदा लहर है इसके चपेट में जो है बहुत सारे लोग आ गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए गूगल ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $18 मिलियन का। याद रखिएगा, भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए गूगल ने कितनी धनराशि को देने की घोषणा की है, तो ये अमाउंट है $18 मिलियन। देखिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। देखिए गूगल जो है ये $18 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए जो है प्रदान करेगा भारत को। और देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये क्या करेगी, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन उपकरणों को जो है खरीदने के लिए राहत प्रयासों के साथ भारत की मदद करेगी। सातवां प्रश्न की बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 किसने जीता। तो देखिए बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 को जीता है राफेल नाडाल ने।
देखिए राफेल नाडाल जो है ये एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने स्टेफानोस सिट्सिपास को जो है 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर जो है ये अपना ओपन करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जो है जीता है। और देखिए राफेल नाडाल जो है इनका 87वां करियर खिताब था ये, और क्ले पर उनका 61वां ये खिताबी जीत था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और एक खास बात और है, देखिए जो आपके राफेल नाडाल है, ठीक है, इनका ये दूसरा टूर्नामेंट है जहां पर इन्होंने 12 या फिर उससे अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब की, ठीक है, इसको इन्होंने 12 बार जीता है, और मतलब इस बार जो है इन्होंने 12वीं बार जीता है, और ये ऐसा इनका दूसरा खिताब है जिसको इन्होंने 12 या फिर उससे अधिक बार जो है जीता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 8वां प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है। तो देखिए जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वो अब 15 साल से अधिक समय तक काम नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है, और साथ ही ये सीमा पूर्णकालिक निदेशकों यानी कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उन पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह पाएगा, किसमें, निजी बैंकों में यानी कि प्राइवेट बैंकों में। और संशोधित निर्देशों के अनुसार जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी जो है ये नियम लागू होगा। लेकिन एक खास बात और है, देखिए ये भारत में शाखाओं के रूप में कार्यरत जो विदेशी बैंक हैं उन पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो विदेशी बैंक हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। उनमें जो है वहाँ की जो मतलब अगर कोई विदेशी बैंक है तो जो विदेशी बैंक है उसका जो मेन ब्रांच है वो रेगुलेट करेगा कि हमारा सीईओ कितने साल के लिए रहेगा, तो उस पर ये नियम लागू नहीं है। और नए नियम के अनुसार जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर WTD होंगे, ठीक है, और जो प्रमोटर प्रमुख शेयरधारक भी होंगे इन पदों पर जो है 12 वर्षों से अधिक वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए निजी पदों में एमडी और सीईओ और WTDS के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष पर बरकरार रखी गई है, यानी कि कोई 70 वर्ष से ऊपर का आयु का अगर व्यक्ति है तो ये इस पद पर काम नहीं कर पाएगा। और इस संबंध में 26 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर जारी होने के बाद से निर्देश लागू किया गया है। हालांकि संशोधित आवश्यकताओं के लिए एक आसान प्रक्रिया करने के लिए बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 तक इन निर्देशों का पालन करने का अनुमति भी दिया गया है, तो ये नियम अब लागू होने वाला है। 9वां प्रश्न की अप्रैल 2021 में वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए कितना कर दिया है। तो देखिए जो भारत का 2021 का 21-22 का वित्तीय वर्ष होगा तो गोल्डमैन सैच ने कहा है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा ये अब 10.5% रहेगा, पहले इसने ये अनुमान 10.9% का लगाया था। देखिए पूर्वानुमान में जो कटौती है ये महामारी के मामलों में बढ़ती संख्या और प्रमुख राज्यों के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण की गई है, जो कि आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। 10वां की हाल ही में किस वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो देखिए ये वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्णमूर्ति संतानम, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए कृष्णमूर्ति संतानम जो है ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के साथ बहुत लंबे समय तक जो है ये जुड़े थे। सबसे खास बात जो आपके संतानम कृष्णमूर्ति संतानम है, जो आपका पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था इसके दौरान ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के क्षेत्र निदेशक थे। इन्होंने जो है 1999 में भारत सरकार के द्वारा तीसरे भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो यार के का कृष्णमूर्ति संतानम क्या थे, एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया है। और 11वां की यूनिसेफ के किस गुडविल एम्बेसडर ने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की है। देखिए वैक्सीन में विश्वास मतलब बहुत अजीब लग रहा है ना। देखिए होता क्या है कि अगर कोई दवा हमारे किसी बीमारी में काम कर रही है, लेकिन अगर आप ये विश्वास कर लेंगे भैया हम जो दवाई खाए हैं वो हमको काम नहीं करेगा, तो मान के चलिए कि आपको वो दवा काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि भाई कोविड की जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं ये 100% मेरे शरीर में वर्क करेगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं यार मेरा बाल झड़ना बंद क्यों नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम लोग सोचते सोचते आधा बाल झड़ा देते हैं। आप ये सोचिए कि मेरा बाल झड़ ही नहीं रहा है, या फिर आपने अगर कोविड का वैक्सीन लगाया तो ये सोचिए कि मुझे जो कोविड का वैक्सीन लगा है इससे मैं अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोरोना होगा ही नहीं। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो अपने आप जो आपका शरीर का सिस्टम है, ठीक है, वो नेगेटिव बूस्टर्स पैदा करेगा, और आपको अगर कोरोना के मतलब कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ फिर भी आपकी जो है मतलब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। देखिए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं आपको समय लेना चाहूँगा आपका, कि एक व्यक्ति था जो है अपराधी, ठीक है, तो उस पर एक टेस्ट किया गया। तो उसको मृत्युदंड की सज़ा जब हुई तो उसको कहा गया कि इसको जो है कोबरा नाग, जो सबसे खतरनाक जहरीला नाग है, उससे इसको डसवा के जो है इसको जान से मार दिया जाए। तो हुआ क्या कि पहले उसकी मतलब उसको कुर्सी पे बैठाया गया, फिर उसके सामने कोबरा सांप लाया गया, और फिर उसको मतलब दिखाया गया कि भाई इस सांप से हम तुम्हें डसाने वाले हैं। तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और उसको फिर एक सुई चुभई गई, मतलब सांप से उसको डसवाया नहीं गया, सुई चुभई गई, और सुई चुभने के बाद उस आदमी की तुरंत मृत्यु हो गई सुई चुभने से। देखिए उसके अंदर पहले डर था कि भाई कोबरा है काटेगा, हमारे अंदर पॉइजन जो है आएगा और हम मर जाएंगे, तो इसीलिए उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ गई थी, ठीक है। तो वो मतलब तो उसीलिए जो है उसके शरीर में ऑटोमेटिक सुई चुभने के बाद एक पॉइजन क्रिएट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने शरीर में, अपने दिमाग में जो भी है, अपने जहन में मत लाइए। नकारात्मक विचार जो है आपको बर्बाद कर देते हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप बेस्ट हैं, दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप वो हर काम कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति करता है। देखिए हम बात कर रहे थे वैक्सीन में विश्वास की, तो वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है यूनिसेफ ने। इसके लिए उन्होंने एक फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम, ठीक है, तो इनको जो है बनाया है अपना एम्बेसडर। यूनिसेफ की बात करें तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, इसके कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाता है। तो देखिए इसका आंसर सभी को देना है, जल्दी दीजिए। दूसरा है कि इंटरनेशनल चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस जो है ये कब मनाता है, आंसर बताइए। और तीसरा कि इंटरनेशनल डेलीगेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाता है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की किस जज का जो है उनके कार्यकाल में ही निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि पीएम ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल पर किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। तो देखिए ये योजना आपकी है स्वामित्व योजना। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप परसों का करंट अफेयर देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा था कि भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021-25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया। तो देखिए ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच का था। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए उत्तराखंड में हुई थी ये। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के लापता पनडुब्बी के आरआई नागला 402 के डूबने की घोषणा की गई, जिसमें सभी 53 नाविक मारे गए। तो देखिए ये पनडुब्बी थी किसकी, इंडोनेशिया की। पांचवा था कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाता है। तो देखिए इसको 25 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।